तो लास्ट क्लास में हम लोग साइकोमेट्री चार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें साइको एक चार्ट के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोमेट्रिक टर्म्स है, ड्राइबल टेम्परेचर, वेटेबल टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक इंथैल्पी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना, सबको हम देख रहे थे कि किस प्रकार से चार्ट के ऊपर उसका लाइन जो है किस प्रकार से ड्रॉ होता है ना। तो फिर हम लोग उसमें प्रोसेस को पढ़ रहे थे, जिसमें एक प्रोसेस को हम पढ़े थे सेंसिबल हीटिंग को, है ना। आज हम लोग साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर जो दूसरा प्रोसेस है वो है सेंसिबल कूलिंग। आज हम लोग सेकेंड प्रोसेस में पढ़ेंगे। दूसरा वो है सेंसिबल कूलिंग। ठीक है। सेंसिबल कूलिंग किसको कहते हैं कि इसमें हम मॉइस्ट एयर को, जो हम लोग अगर एक क्लोज वेसल में हम मॉइस्ट एयर को लेते हैं, और ये मॉइस्ट एयर बिल्कुल ही आइसोलेट है, मतलब इसमें न तो मॉइस्चर कोई बाहर से इसमें ऐड होगा और न ही इसमें से रिमूव होगा। तो हम लोग सिंपली इस एयर को ले जा करके और सीधे क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, यानी विदाउट एडिंग मॉइस्चर, बिना इसमें मॉइस्चर को ऐड किए हुए हम मॉइस्ट एयर को जो कूल करते हैं उसी को हम कहते हैं सेंसिबल कूलिंग, है ना। सेंसिबल कूलिंग में सिर्फ इसकी इस मॉइस्ट एयर का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करेगा, इसमें जो मॉइस्चर का वैल्यू है या मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो मॉइस्चर का अमाउंट सेम ही रहेगा। अगर इसमें एम भी इसका मास ऑफ वाटर वेपर है मौजूद है इस एयर, मॉइस्ट एयर में, तो कूलिंग करने के बाद भी इस एयर में मॉइस्ट एयर का मास एम भी ही होगा, सेम मास का होगा। यानी इसमें से ना तो हम मॉइस्चर को ऐड किए हैं और ना मॉइस्चर को रिमूव किए, सिंपली हम इस मॉइस्ट एयर को कूल कर दिए हैं, तो उसको हम कहते हैं सेंसिबल कूलिंग, है ना। तो इस सेंसिबल कूलिंग के को हम लोग साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर इस प्रकार से हम लोग दिखाते हैं। ये साइकोमेट्री चार्ट हो गया। तो जिसमें सेंसिबल हीटिंग का ये क्या है, अपोजिट है ना। इसमें सेंसिबल कूलिंग यानी मॉइस्चर का वैल्यू इसमें कांस्टेंट रहेगा, वही रहेगा, ना तो ऐड हो रहा है, सिंपली इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो इसमें इस तरह का डायरेक्शन इसका रिवर्स हो जाएगा, सेंसिबल हीटिंग का ये रिवर्स हो गया, यानी कि ये वन प्रोसेस हो जाएगा और ये टू, यानी कि इनिशियल पोजीशन जो है मॉइस्ट एयर का ये वन है और फाइनल स्टेट जो है उसका टू है। तो ये सेंसिबल कूलिंग हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका अगर हम लोग टेम्परेचर देखें तो ये T1 है और ये क्या है, T2 है। तो T1 जो है यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है T2 से, क्योंकि ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है साइकोमेट्री चार्ट पर इधर की ओर इंक्रीज करता है और ओमेगा इधर की ओर, है ना। तो ओमेगा जो है फर्स्ट पोजीशन पर ही भी इसका सेम ही वैल्यू है और सेकंड पोजीशन पर भी इसका सेम ही है। तो ये क्या है, सेंसिबल कूलिंग लाइन है। ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर की ड्रॉप हुई जबकि मॉइस्चर जो है इसमें कांस्टेंट है। तो अब सेंसिबल कूलिंग होने से क्या क्या इफेक्ट आएगा, और भी डिफरेंट पैरामीटर से देखिए। तो अगर हम इसका सबसे पहला, तो इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो है, इसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो गया, वो घट गया। सब सेंसिबल हीटिंग का उल्टा हो जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इसका पहले T1 था, अब उसको T2 हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, घट गया। अगर हम लोग यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर की बात करें तो पहले वेट बल्ब टेम्परेचर इसका, ये पहले ये है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, अब ये हो गया, है ना। तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या हो गया, ये वैल्यू हायर है और ये वैल्यू लोअर है, क्योंकि इधर से इधर की ओर वेट बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर भी क्या होगा, घट जाएगा, है ना। अगर हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की बात करें, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, तो यहाँ वन पोजीशन है, इसको अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के लाएंगे सैचुरेटेड पे तो यहाँ आके मिलेगा, और तो इसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डीपीटी ये हो जाएगा।
2 पॉइंट से भी अगर हम लोग ड्रॉ करके लाएंगे तो सेम पॉइंट पे आएगा, क्योंकि ये एक हॉरिजेंटल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन के लिए डीपीटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर डीपीटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ओमेगा का, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, तो ये भी एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल लाइन दोनों ही पोजीशन का, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन दोनों को अगर हम लोग बढ़ा के लाइन को इस पे लाएंगे तो सेम ही पॉइंट पे आके मिलेगा, यानी ओमेगा भी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ऐसे भी हम यहाँ पर कोई मॉइस्चर ऐड ही नहीं किए हैं तो ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम लोग बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व जो है पहले यहाँ से ऐसे गुजर रहा था, अब ये यहाँ से ऐसे गुजर रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है, क्योंकि ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना। और जैसे नीचे जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटते जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गया, पहले कम था अब ज्यादा हो गया, यानी कि वो इंक्रीज कर गया। इंथैल्पी का वैल्यू, तो इंथैल्पी का कर्व और डब्ल्यूबीटी का कर्व लगभग पैरेलल होता है। तो अगर डब्ल्यूबीटी घट रहा है तो मतलब इंथैल्पी भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पहले इंथैल्पी यहाँ पे आके मिले था, अब इंथैल्पी जो है तो यहाँ आके मिलेगा। तो इंथैल्पी जो है इधर की ओर इंक्रीज करता है, और यहाँ पर ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है। तो इंथैल्पी का क्या हुआ, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, तो इंथैल्पी का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, घट गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग सेंसिबल कूलिंग से डिफरेंट पैरामीटर्स को जो है देख लिए, है ना। ये वाला मतलब चार्ट से अगर हम इस प्रकार से याद रखेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं होगा। ऐसे लोग अगर जनरली जिसको नहीं पता होता है तो फिर वो रटते रहता है कि कूलिंग में डीबीटी बढ़ेगा घटेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट होगा वो घट जाएगा, तो वो लॉन्ग समय तक याद नहीं रहता। इसीलिए हमको मेन यहाँ का प्रोसेस याद रहेगा। तो हम लोग कभी भी क्वेश्चन कोई पूछ देगा तो हम यहाँ से तुरंत ऑब्जर्व करके और यहाँ से सटीक आंसर हम लोग यहाँ से दे सकते हैं, और यहाँ कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दूसरा पैरामीटर जो सेंसिबल कूलिंग का था वो हम लोग देखें। इसके बाद जो है कि यहाँ पर और अगला प्रोसेस जाने से पहले हम लोग को कुछ एक टर्म्स है जो एयर कंडीशनिंग में काफी वाइडली यूज होता है, और वो टर्म है हमारा बाईपास फैक्टर। ये काफी मतलब ये पॉइंट जो है एयर कंडीशनिंग में काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी है, और ये हमें न्यूमेरिकल बनाने में भी काम आएगा। तो हम पहले बाईपास फैक्टर को देखते हैं कि बाईपास फैक्टर है क्या। इसको हम लोग बीपीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बाईपास फैक्टर है। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक यहाँ से एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। और यहाँ पर एक जो है हीटिंग कॉइल को हम लोग डाल देते हैं। ये एक हीटिंग कॉइल है, ये एक क्या है, हीटिंग कॉइल है, यानी कि इस कॉइल का टेम्परेचर क्या है, हायर है, हीटेड है, ये कॉइल पूरा गर्म है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर से एयर को पास करवाते हैं, ठीक है। यहाँ से एयर जो है वो इन करता है, और ये एयर अपना इसे पास किया, एयर जो है कॉइल के साथ कांटेक्ट में आया, और फिर यहाँ से एयर जो है आउट हुआ, ठीक है। यहाँ से एयर आउट हुआ, ठीक है। तो हम इसमें बाईपास को समझने के लिए यहाँ पर देखिए कि ये एक क्लोज वेसल है, या मतलब एक इस तरह का अरेंजमेंट है जो हीटिंग कॉइल इसमें है, यानी या इसमें ये कॉइल काफी हीटेड है, टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ है। तो ये एयर जो है इसका इस एयर का टेम्परेचर जो है इनिशियली T1 हम मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर है, और ये यहाँ का इसका टेम्परेचर हम लोग टी कॉइल से डिनोट कर देते हैं कि टी कॉइल जो है ये इस हीटिंग कॉइल का टेम्परेचर है। तो यहाँ पर हीटिंग कॉइल है तो स्वाभाविक है कि ये टी कॉइल का वैल्यू T1 से क्या है, ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि जब हम एयर को इस पे पास करवाएंगे, है ना, तो एयर का कुछ पार्टिकल ऐसा होगा जो इस कॉइल से सट के जाएगा,
है ना। मतलब जब ये एयर यहाँ से पास करेगा इस क्वाइल के ऊपर से, तो सब के सब एयर का पार्टिकल जो है क्वाइल के साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये चैम्बर थोड़ा सा बड़ा है और उसमें एक ही को हीटिंग क्वाइल लगा हुआ है। तो जब एयर इस चैम्बर से पास करता है तो एयर का कुछ पार्टिकल जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में आता है, क्वाइल से को छूते हुए निकलती है। तो जो एयर पार्टिकल क्वाइल को छुएगा तो वो एयर पार्टिकल का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो यहाँ से हीट गेन कर लेगा। एयर जो है, एयर का वो पार्टिकल जो क्वाइल में सटेगा वो क्या करेगा, क्वाइल से हीट को गेन कर लेगा। और कुछ पार्टिकल ऐसा होगा एयर का जो मतलब इस क्वाइल को बिना टच किए हुए ही निकल जाएगा। तो जो पार्टिकल बिना टच किए हुए निकल गया उसकी तो टेम्परेचर जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन जो पार्टिकल इसको टच कर लिया उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, वो यहाँ से हीटिंग क्वाइल से वो हीटेड हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है, चूंकि ये हीटिंग क्वाइल में हीट का ये हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हीटेड है, तो हीट का ट्रांसफर तीन तरह से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है। तो जो एयर पार्टिकल जो है इसमें सट गया वो बाई कंडक्शन कन्वेक्शन से हीट गेन कर लेगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन भी निकलते रहेगा। हीटिंग क्वाइल से अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो रेडिएशन निकलता है, तो उस रेडिएशन के कारण भी कुछ एयर जो है वो गर्म हो जाता है। यानी कि ओवरऑल मिला के हम लोग बात करें कि जो एयर पहले जिसकी टेम्परेचर T1 थी और जब वो इस हीटिंग क्वाइल के ऊपर से पास किया तो एयर का कुछ पार्टिकल क्वाइल के साथ कांटेक्ट में आने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया। कुछ पार्टिकल जो है सो इसको बिना टच किए हुए निकल गया तो उसकी टेम्परेचर वैसे ही रह गई। और कुछ पार्टिकल एयर का ऐसा हुआ कि टच तो नहीं किया लेकिन इससे में से जो रेडिएशन निकल रहा था या कन्वेक्शन हो रहा था उसके थ्रू वो हीट को गेन कर लिया। यानी ओवरऑल कहे तो जो एयर जो यहाँ पर आउट होगा जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T2 होगा, ये T2 जो है वो क्वाइल के टेम्परेचर से कम ही होगा, है ना। यानी कि एयर यहाँ पर क्या कर गया, बाईपास कर गया। बाईपास कर जाने का मतलब ये हो गया कि वो क्वाइल को मतलब कुछ छुआ, कुछ पार्टिकल टच किया और कुछ पार्टिकल टच नहीं किया। लेकिन ओवरऑल तो जो पार्टिकल टच किया उसकी टेम्परेचर बढ़ गई, जो नहीं टच किया वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ गया। लेकिन फिर भी जो है तो सब पार्टिकल एक दूसरे में अगर मिक्सिंग है, सारे पार्टिकल का एक दूसरे में यहाँ पर मिक्सिंग है, तो ओवरऑल जो एयर यहाँ पर आउट होगा उसकी टेम्परेचर क्या होगी, इस क्वाइल के टेम्परेचर से कम ही रह जाएगा। हाँ, यहाँ पर एयर अगर रहता, अगर वो कुछ देर यहाँ पर अगर वो एयर ठहर जाता तो फिर हो सकता है कि जितना क्वाइल का टेम्परेचर हो उतना टेम्परेचर जो है तो एयर का भी उतना ही टेम्परेचर हो जाता। लेकिन ये काफी तेजी से यहाँ से पास कर जाने के कारण जो ओवरऑल टेम्परेचर जो एयर का आउट हुआ है वो उसके क्वाइल के टेम्परेचर से जनरली लोअर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर की ऑर्डर देखें तो क्वाइल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद हमारा T2 का वैल्यू होगा और फिर यहाँ से T1 सबसे लोअर टेम्परेचर होगा, है ना। क्योंकि एयर पार्टिकल यहाँ से कुछ तो हीट गेन किया और कुछ कुछ ही हीट गेन किया, कुछ बाईपास कर गया। मतलब कोई बिना छुए हुए ही निकल गया, वो बाईपास हो गया। जो बिना ऐसे ही निकल गया वो बाईपास हो गया। तो इस तरह से ओवरऑल जो टेम्परेचर एयर का है वो क्वाइल के टेम्परेचर से कम रह जाता है, इसी को हम बाईपास कहते हैं। ठीक है। तो बाईपास फैक्टर को अगर हम यहाँ से अगर x को हम लोग मान लें कि ये क्या है, बाईपास फैक्टर है, x एक क्या है, बाईपास फैक्टर है। ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पर पहले एक साइकोमेट्री के ऊपर हम दिखा लेते हैं, साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर बाईपास फैक्टर को देखिए। तो इनिशियल टेम्परेचर एयर का मान लीजिए T1 है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है। ठीक है। ये
यहाँ पर मॉइस्चर का तो एडिशन हुआ नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, उसका सेंसिबल हीटिंग हुआ है, क्योंकि मॉइस्चर तो ऐड हुआ नहीं है, तो इसीलिए सिर्फ एयर के क्या हुआ, टेम्परेचर राइज किया है, कोई मॉइस्चर का अमाउंट इसमें बढ़ा या घटा नहीं है, इसीलिए ये सेंसिबल हीटिंग का केस हो गया। तो ये सीधा लाइन यहाँ से क्या होगा, ड्रॉ होगा, यानी कि ये हमारा वन पोजीशन है। उसके बाद एयर जो है, एयर जो कमिंग आउट है, मान लेते हैं कि उस इसका जो T2 है, यहाँ पर उसकी टेम्परेचर जो एयर आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर है, तो इसका ड्राइबल टेम्परेचर हमारा कितना है, T2 है, जबकि क्वाइल का टेम्परेचर यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर है, ये एक क्या है, टी क्वाइल का टेम्परेचर है। तो प्रोसेस हमको यहाँ से 1 से 2 हो रहा है, मतलब एयर क्वाइल में एंट्री लिया और वहां से वो आउट हुआ, तो 1 से 2, यानी कि जब एंट्री लिया उस समय टेम्परेचर T1 था, और जब वो आउट हुआ यहाँ से तो उसका टेम्परेचर T2 हो गया, जबकि क्वाइल का टेम्परेचर यहाँ पर इतना है, टी क्वाइल है, ठीक है। तो अगर ये एयर ठहरता तो ये T2 की वैल्यू और इंक्रीज होती है ना, मतलब, लेकिन ये बाईपास कर जाने के कारण ये T2 का मान जो है वो कॉइल की टेम्परेचर से कम रह गया, तो X को हम बाईपास फैक्टर मानते हैं। तो अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि फॉर 1 kg, अगर 1 kg अगर हमारा एयर मान लीजिए कि ये फ्लो हो रहा है, तो उसमें x kg जो बाईपास कर गया, यानी कि जो एयर पार्टिकल क्या हो गया, बाईपास कर गया जो अमाउंट, उसकी तो टेम्परेचर T1 ही रह गया, बाईपास कर जाना मतलब हो गया कि बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए निकल जाना। तो जो भी अमाउंट ऑफ इस 1 kg एयर में जितना पार्ट यानी जितना मास जो है वो बिना मतलब इसको टच किए हुए निकला, उसका टेम्परेचर तो T1 ही रह गया। तो इस तरह से यहाँ पर हम मतलब x अगर बाईपास फैक्टर है तो x, हम लोग ये अमाउंट ऑफ एयर x है मास, ये CPM मॉइस्ट एयर का स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, और उसका टेम्परेचर क्या रह गया, T1 ही रह गया। जैसे होता है ना MCP डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर, ये हीट का वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, तो टोटल मास अगर 1 kg है, उसमें से x पार्ट जो है वो बिना छुए निकला, तो उसकी टेम्परेचर T1 ही रह गई। अब बाकी रेस्ट जो 1 माइनस x है, बाकी 1 माइनस रेस्ट जो एयर है, जिन्होंने इस हीटिंग कॉइल को टच किया, तो उसकी टेम्परेचर क्या हो गई, कॉइल के टेम्परेचर के बराबर हो गई। जो ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो एयर इसमें टच किया तो वो पूरा जो है सो टच करने के बाद इसके टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो कुछ नहीं टच किया उसकी टेम्परेचर T1, जो बाकी जो अमाउंट ऑफ एयर जो उसको टच किया उसका कॉइल के टेम्परेचर की बराबर ही है। अब बराबर हो जाएगा, ओवरऑल जो है सो 1 kg एयर अगर गया है तो 1 kg एयर ही बाहर निकलेगा, तो 1 kg मास हो गया, और CPM हो गया इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो टेम्परेचर टोटल क्या हो गया, T2 हो गया, मतलब ओवरऑल एयर का यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। तो CPM सब में है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा XT1 प्लस T क्वाइल माइनस x इंटू T क्वाइल, अब बराबर हो जाएगा T2, है ना। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे, तो T1 माइनस T क्वाइल आ जाएगा, है ना, ये बराबर हो जाएगा T2, और इसको इस साइड ले आते हैं तो T क्वाइल हो गया, यानी यहाँ पर x का मान जो है ये क्या हो गया, T2 माइनस T क्वाइल बाय T1 माइनस T क्वाइल, है ना। तो T क्वाइल यहाँ पर हायर वैल्यू है, T2 लोअर वैल्यू है, घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। यहाँ भी T1 लोअर वैल्यू है, T क्वाइल हायर वैल्यू है, फिर घटाएंगे तो निगेटिव ही आएगा, दोनों निगेटिव निगेटिव ऊपर में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, T क्वाइल माइनस T2 अब बाय T क्वाइल माइनस T1। यही हमारा बाईपास फैक्टर का क्या आ गया, मान आ गया, x बराबर इतना, मतलब हो गया
कि देखिए ये टी कॉइल टेम्परेचर है और ये T2 है, तो यानी कि बाईपास फैक्टर हो गया कि इन दोनों का डिफरेंस अब बाय टोटल डिफरेंस, है ना। यानी कि ये बाईपास के कारण ये कॉइल और T2 का जो गैप है टेम्परेचर का वो बाईपास के कारण रह गया। ठीक है, अगर बाईपास नहीं रहता, पूरा अगर हीटिंग कॉइल एकदम अरे पूरा मतलब थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहता ऐसा कि जो एयर जो है बिना छुए हुए निकले, तो फिर यहाँ पर ओवरऑल टेम्परेचर उसका कॉइल के टेम्परेचर के बराबर हो के ये एयर आउट होता। लेकिन बाईपास के कारण ये टेम्परेचर का डिफरेंस रह गया, इसीलिए ये फॉर्मूला क्या आ गया बाईपास फैक्टर का, इसी को बाईपास फैक्टर कहते हैं, टी कॉइल माइनस T2 बाय टी कॉइल माइनस T1। ठीक है, इसी में हम लोग को एक और निकालना रहता है, वो है कांटेक्ट फैक्टर। इसको हम लोग कहते हैं कांटेक्ट फैक्टर, या कांटेक्ट फैक्टर को ही कॉइल इफिशियंसी कहा जाता है, कॉइल इफिशियंसी। ठीक है, तो कॉइल इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया कि इफिशियंसी का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट है और बाय इनपुट, तो आउटपुट तो हम तो इसको एयर को हीट करने के लिए ही हम हीटिंग कॉइल तो लगाए ही हैं, है ना। तो हीटिंग करने के लिए ही लगा है, तो जितना ज्यादा ये T2 का मान हमको हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। यानी T2 माइनस T1 जो है ये हमारा आउटपुट हो गया यहाँ पर। यानी कि जो एयर का इनलेट टेम्परेचर और एयर का आउटलेट टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर यहाँ पर एयर का इंक्रीज हो गया वही ना मेरा आउटपुट हो गया। और जबकि इनपुट क्या हो गया, तो यहाँ पर कॉइल का टेम्परेचर हम दिए और इसका मतलब T1 जो इसका इनलेट टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर कांटेक्ट फैक्टर का जो मान हो जाएगा या कॉइल इफिशियंसी का मान हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 माइनस T1, ये आउटपुट हो गया। अब बाय टोटल टी कॉइल माइनस T1 मतलब टोटल टेम्परेचर का डिफरेंस इतना है, उसमें से जितना ज्यादा हमको एयर जो है वो गेन कर ले, है ना। तो T2 माइनस T1 बाय टी कॉइल माइनस T1 को ही कांटेक्ट फैक्टर या कॉइल इफिशियंसी कहते हैं। दोनों का रिलेशन होता है कि बाईपास फैक्टर और कांटेक्ट फैक्टर का समेशन जो है 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें से अगर एक का भी वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा का वैल्यू 1 में से घटा देंगे तो ये हमको आ जाएगा। सिमिलरली जो है कूलिंग के लिए, सिमिलरली यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस के लिए, है ना, क्योंकि देखिए जो हमारा एसी होता है, एयर कंडीशनिंग जो हम घर में लगाते हैं, तो एयर कंडीशनिंग में भी फैन रहता है लगा हुआ। ठीक है, एक छोटा सा फैन रहता है जो एयर को सर्कुलेट करता है, वो एयर को क्या करता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर से ही वो एयर को फ्लो करवाते रहता है ना, जिस कारण से हमको ठंडा महसूस होता है। वही वही वहीं पर बाईपास का काम आता है कि अब कूलिंग कॉइल तो है, उसमें तो अपना रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग रेफ्रिजरेशन में इवेपोरेटर जो होता था, इवेपोरेटर कॉइल ही कूलिंग कॉइल हुआ ना, वही सेम यहाँ भी एयर कंडीशनिंग में भी सेम ही चीज होता है। वही कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व, इवेपोरेटर, वही सब कुछ वही सेटअप रहता है। लेकिन यहाँ पर इवेपोरेटर कूलिंग कॉइल के रूप में काम करता है और फैन जो है उस कूलिंग कॉइल के ऊपर से एयर को पास करवाते रहता है। तो वो एयर जो है उस कूलिंग कॉइल से टच करता है तो वो खुद ठंडा हो जाता है और वही ठंडा ठंडा हवा हम लोग को लगते रहता है। तो ये एक बेसिक आइडिया दिए। तो मतलब कूलिंग प्रोसेस में भी हमको बाईपास फैक्टर का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि एक तरह का सेंसिबल कूलिंग ही होता है ये भी, तो हीटिंग का ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये 1 पॉइंट हो जाएगा और ये 2 पॉइंट हो गया और ये हमारा कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर हो गया। यानी कि यहाँ पर कॉइल का टेम्परेचर हो गया ये T2 हो गया और ये T1 हो गया। T1 मतलब हो गया कि हॉट एयर है, उसको हम कूलिंग कॉइल के ऊपर से, कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर सबसे लोएस्ट है। अब एयर उसमें जितना देर तक कॉइल में टच करेगा उतना एयर ठंडा होगा,
है ना, उतने टेम्परेचर घटेगी, और जितना ज्यादा तेजी से निकलेगा उतना कम वो टेम्परेचर को मतलब उसका टेम्परेचर उतना कम रिड्यूस हो पाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर इधर इंक्रीज करता है, ओमेगा इधर करता है। तो यहाँ से कूलिंग कॉइल के लिए यहाँ पर इसका जो बाईपास फैक्टर का मान होगा वो यहाँ पर ये हो जाएगा कि यहाँ पर कॉइल का टेम्परेचर लोअर हो गया है ना, तो ये जो कॉइल और जो आउटलेट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस रह गया, यानी कि T2 माइनस टी कॉइल यहाँ पर हो जाएगा। अब बाय टोटल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 में से टी कॉइल का टेम्परेचर को घटा देंगे, तो ये कूलिंग के लिए हमारा क्या आ गया, बाईपास फैक्टर का मान आ गया। उसी तरह हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट फैक्टर का मान निकालेंगे, तो ये आउटपुट हमारा यहाँ से T1 से T2 ये आउटपुट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा T1 माइनस T2 बाय नीचे वाला तो टोटल टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही रहेगा T1 माइनस टी कॉइल। तो ये किसका मान आ गया, कॉन्टैक्ट फैक्टर का मान आ गया। इसमें भी सेम चीज होगा, बाईपास फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर का जो समेशन है ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा बाईपास फैक्टर। अच्छा, बाईपास फैक्टर किन किन चीजों पे निर्भर करता है, तो बाईपास फैक्टर जो निर्भर करता है वो सबसे पहला है कि नंबर ऑफ फिन्स प्रोवाइडेड, नंबर ऑफ फिन्स प्रोवाइडेड। ठीक है, यानी कि कितना नंबर ऑफ फिन्स, फिन्स एक तरह का हीट ट्रांसफर करने वाला मटेरियल होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हीटिंग कॉइल ही है, तो ये हीटिंग कॉइल का तो अपना सरफेस एरिया बहुत कम है, इसी में हम लोग एक प्लेट टाइप का, मान लीजिए कि ये कॉइल एक प्लेट टाइप का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ गया, तो अब एयर ज्यादा इसमें टच करेगा, है ना। तो अब यह है कि फिन का मतलब कि कितना नंबर ऑफ फिन्स कितना है, अगर जितना ज्यादा नंबर ऑफ फिन्स हम यूज करेंगे एयर को बाईपास करने के लिए उतना ही कम जगह मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब बाईपास फैक्टर का मान जो है उतना ही कम हो जाएगा, यानी एयर बाईपास कर ही नहीं पाएगा, नंबर मतलब कम करेगा। अगर एक फिन्स यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर एयर तो जो टच करेगा एक ही गो से न टच करेगा, बाकी तो बाईपास कर जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर 5 गो फिन्स यूज कर देते हैं तो अब जो है सो एयर का जो पार्टिकल है वो 5 फिन्स के साथ टच करेगा, तो अब ज्यादा नंबर ऑफ एयर पार्टिकल ज्यादा टच कर रहा है फिन्स को, तो बाईपास कम कर रहा है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फिर बाईपास फैक्टर वहां पर घटेगा। तो नंबर ऑफ फिन्स कितना है यूनिट लेंथ में। दूसरा चीज है कि नंबर ऑफ रो ऑफ क्वाइल, अब ये नंबर ऑफ क्वाइल कितना है, जितना नंबर ऑफ ज्यादा क्वाइल रहेगा उतना कम बाईपास होगा, उतना बाईपास फैक्टर का मान घटेगा। दूसरा चीज है तीसरा चीज है वेलोसिटी ऑफ एयर। अब मान लीजिए कि एयर का वेलोसिटी जितना हाई होगा उतना उसको कम समय मिलेगा हीट को पिकअप करने के लिए, तो बाईपास फैक्टर उतनी ही ज्यादा होगा, है ना। जितना स्लो वेलोसिटी से एयर पास करेगा इस कॉइल के ऊपर से उतना उसको ज्यादा टाइम मिलेगा हीट गेन करने का, तो फिर वहां पर बाईपास कम कर पाएगा, तो बाईपास फैक्टर का मान जो है वो घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर जैसे अगर कूलिंग कॉइल की बात करें तो बाईपास फैक्टर जो है, बाईपास फैक्टर वो हमारा इंक्रीज करेगा, बाईपास फैक्टर इंक्रीज करेगा जब नंबर ऑफ फिन्स का स्पेस कम मतलब ज्यादा हो, नंबर ऑफ फिन्स, 2 फिन्स के बीच का स्पेस ज्यादा है, तो फिर एयर जो एयर इस फिन्स के साथ नजदीक से जाएगा वही हीट को गेन करेगा, बाकी बीच वाला एयर तो ऐसे ही निकल जाएगा। उसी तरह फिन का स्पेस ज्यादा होने से बाईपास जो है फैक्टर बढ़ता है ना। वेलोसिटी हाई होने से भी बाईपास फैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। जितना हाई वेलोसिटी से निकल जाएगा उतना ही मतलब कम टेम्परेचर को गेन कर पाएगा, बाईपास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग क्वाइल के रॉ को घटा दें तो बाईपास फिर बढ़ेगा, जितना कम क्वाइल रहेगा बाईपास उतनी ही ज्यादा होगी।
तो ये है बाईपास फैक्टर का जो मतलब बाईपास फैक्टर का जो डिपेंडेंसी है डिफरेंट पैरामीटर्स या सेटअप के ऊपर वो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस में। तो थर्ड साइकोमेट्री प्रोसेस है वो है ह्यूमिडिफिकेशन। ये है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि मतलब ड्राइबल टेम्परेचर, जैसे एक हम लोग यहाँ पर मॉइस्ट एयर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं, मॉइस्ट एयर लेते हैं। तो मॉइस्ट एयर में का ड्राइबल टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, अभी जितना है, मान लीजिए कि 25 डिग्री से इसका ड्राइबल टेम्परेचर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वाटर लाते हैं, थोड़ा सा वाटर इसमें लाते हैं, और वाटर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और यही वाटर को ला करके इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है। तो एडिशन ऑफ मॉइस्चर जो है वो कहलाता है ह्यूमिडिफिकेशन विदाउट चेंज इन ड्राइबल टेम्परेचर। तो इसका ड्राइबल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मॉइस्ट एयर का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें जो वाटर हम ऐड कर रहे हैं उसकी भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो होगा वो बढ़ेगा। जो अभी अनसैचुरेट एयर है वो मॉइस्चर ऐड करेंगे तो ये अपना सैचुरेट होगा, लेकिन ड्राइबल टेम्परेचर क्या रहेगा, उसका सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं कि एडिशन ऑफ मॉइस्चर विदाउट चेंज इन इट्स ड्राइबल टेम्परेचर, बिना इसके ड्राइबल टेम्परेचर चेंज किए हुए जो हम इसमें मॉइस्चर का एडिशन करते हैं उसी को हम ह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यानी ह्यूमिडिफिकेशन को हम लोग साइकोमेट्री चार्ट के ऊपर जो लाइंस है वो दिखाएंगे। तो इसमें जैसा हम बताएं कि ड्राइबल टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, ड्राइबल टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाती है, सिर्फ मॉइस्चर का मान बढ़ता है। तो ये सीधा वर्टिकल लाइन आएगा, ये सीधा सीधा वर्टिकल लाइन आएगा, है ना। ये इनिशियल पोजीशन इसका 1 हो गया, और ये फाइनल पोजीशन इसका 2 हो गया, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्राइबल टेम्परेचर इसका क्या है, कांस्टेंट है, जबकि मॉइस्चर ओमेगा का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यह सीधे वर्टिकल लाइन से आएगा। अब ह्यूमिडिफिकेशन करने से पैरामीटर्स पर क्या होगा, तो सबसे पहला ड्राइबल टेम्परेचर क्या रहेगा, इसमें कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की मान देखें तो वो तो इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि ये मॉइस्चर का एडिशन हो रहा है। अब WBT लाइन की बात करें तो देखिए WBT लाइन अभी जो 2 पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, उसमें यहाँ से पास करेगा। पहले जो है तो यहाँ से ये पास कर रहा था, तो WBT लाइन इधर से इधर की ओर इंक्रीज करता है, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर WBT क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को देखें तो इससे हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग सैचुरेटेड कर्व पे लाएंगे, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेटेड कर्व पे लाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये लोअर है, यानी इनिशियल में लोअर है और फाइनल में बढ़ गया। तो डीपीटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो पहले रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व यहाँ से था, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व यहाँ से है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व जो है इस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, क्योंकि ये 100% है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि फाइनल पोजीशन पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हायर आ रहा है, तो यहाँ से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर इंथैल्पी का वैल्यू देखें तो इंथैल्पी भी पहले देखिए कि यहाँ से इसको इंथैल्पी लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर H1 आएगा, और यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो ये H2 आएगा। तो H1 से H2 इधर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो यहाँ पर एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है इंथैल्पी इंक्रीज जो किया है, अब देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन इंथैल्पी इंक्रीज कर गया, तो अब ये कैसे संभव है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंथैल्पी इंक्रीज कर गया।
इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हुआ है वो लेटेंट हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन इंथैल्पी इंक्रीज हुआ, मतलब हो गया कि इसमें लेटेंट हीट का भी एडिशन हुआ है। तो लेटेंट हीट बराबर यहाँ पर अगर हमको निकालना होगा तो जितना इसका मतलब लेटेंट हीट में जो इंथैल्पी चेंज है यानी HFG, किसी भी जैसे 25 डिग्री सी पर जो HFG का मान होगा इनटू जो इसका अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जितना ऐड हुआ है ω2 माइनस ω1, यही होगा हमको लेटेंट हीट का वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग फर्दर और आगे मतलब ये तो किलो जूल पर केजी में यूनिट आ जाएगा। अगर हम इसको केजी के किलो जूल में निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मास ऑफ ड्राई एयर है या जो भी एयर 1 से 2 जो प्रोसेस हुआ है उसमें जो ड्राई एयर का मास है, क्योंकि हम पर यूनिट ड्राई एयर ही लिए थे इंथैल्पी में, इंटू HFG हो जाएगा और इंटू चेंज इन ओमेगा यानी ω2 माइनस ω1, ये लेटेंट हीट का वैल्यू। अब ये आ जाएगा किसमें, किलो जूल में। तो इस प्रकार से हम ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू हम लेटेंट हीट, ये लेटेंट हीट ही है जो उसके इंथैल्पी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है।